नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 11 का जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागम मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो व्याख्यान का शीर्षक है वो संरचनात्मक उपागम भाग 1। इसके पूर्व हम लोगों ने उपागम पर बात करी है, संप्रेषणात्मक उपागम किसे कहते हैं या और साथ ही उद्देश्यपरक उपागम पर भी हम लोगों ने चर्चा करी है। आज का व्याख्यान पूर्ण रूप से संरचनात्मक उपागम के निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। भूमिका, संरचना शब्द का सामान्य अर्थ और भाषा संदर्भ, संरचनात्मक उपागम का तात्पर्य एवं परिभाषाएं, संरचनात्मक उपागम की प्रमुख विशेषताएं, संरचनात्मक उपागम या आयाम के उद्देश्य, संरचना आधारित भाषा शिक्षण जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोग बात करेंगे, संरचना की इकाइयां, संरचनाओं की प्रकार, भाषा शिक्षण में अनुक्रम और आवृत्ति का महत्व, संरचनाओं के चयन हेतु अधिनियम और संरचनात्मक अभ्यास विधियां निष्कर्ष। इन बिंदुओं पर इस व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करी जाएगी और इस व्याख्यान के पश्चात जो विद्यार्थियों में अधिगमकर्ताओं में जो परिवर्तन आएंगे कि वो संरचनात्मक जो उपागम है उसको समझ पाएंगे, संरचना से क्या तात्पर्य होता है और उपागम संरचनात्मक उपागम से क्या तात्पर्य है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वो बता पाएंगे। साथ ही साथ इस संरचनात्मक उपागम की विशेषताओं से परिचित होंगे और इस उपागम का क्यों प्रयोग शिक्षण में किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी अधिगमकर्ता अपने शब्दों में बताएंगे। साथ ही साथ कितने प्रकार की संरचनाएं होती हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि एक संरचित प्रणाली है जिसमें ध्वनियां, शब्द, वाक्य और अर्थ सभी एक निश्चित क्रम और विन्यास में आते हैं। यदि इस व्यवस्था को हटाया जाए तो भाषा अनियमित संकेतों का समूह मात्र रह जाती है। भाषा का ये अनुशासित स्वरूप ही संरचना कहलाता है और इसी पर आधारित होता है संरचनात्मक उपागम। अर्थात अगर हम ये कहें कि जो भाषा है वो केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है या इसके माध्यम से केवल विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये कहना अपने में पूर्ण नहीं होगा, बल्कि एक संरचित प्रणाली है जिसमें जो ध्वनियां हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं और अर्थ है, इन सबका एक निश्चित क्रम होता है, एक विन्यास, और एक निश्चित विन्यास में इनको जब लिखा जाता है तब ये अपने अर्थ को प्रेषित कर पाते हैं। और इस व्यवस्था को अगर हम नहीं करते हैं, इस व्यवस्था पर हम काम नहीं करते हैं, तो जो भी बातें कही जा रही हैं वो अनियमित रहती हैं और उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात ये जब हम ध्वनि, संकेतों और वाक्य, शब्द, इन सबको जब हम एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, इसको जब भाषा का ये अनुशासित जो स्वरूप होता है, एक अनुशासन में रखना, इसी को ही संरचना कहा जाता है। और जो संरचनात्मक उपागम है वो इसी संरचना पर आधारित है। संरचना आधारित शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी भाषा के नियमित ढांचे को पहचाने, जो ढांचा है, जो संरचना है, उसको पहचाने, साथ ही साथ उसको दोहराएं और अंततः अपने व्यवहार में प्रयोग कर सके। मतलब उसको पहचाने और उसको अपने में दोहराने की बात करें, और जब अपने व्यवहार में हम भाषा के प्रयोग की बात करते हैं तो उसको अपने व्यवहार में उसका प्रयोग कर सकें। संरचनात्मक उपागम भाषा को एक क्रमबद्ध, नियंत्रित और अभ्यास प्रधान प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे भाषा का अधिगम अधिक व्यवस्थित, मापनीय और सटीक बनता है। अर्थात जो संरचनात्मक उपागम है भाषा का, वो एक भाषा को एक क्रमबद्धता में लाने की बात करता है, नियंत्रित, और वो भी एक नियंत्रित शब्दों के साथ में, और एक अभ्यास प्रधान, मतलब अगर हम जो शब्दों और वाक्यों इन सब की व्यवस्था है, अगर उसका अभ्यास किया जाएगा तभी कोई भी जो अपनी बात को कहने वाला है, वक्ता है, वो अपनी बात को सही प्रकार से लोगों तक पहुंचा पाएगा। और साथ ही ये इसके माध्यम से जो अधिगम होता है वो मापनीय होता है, सटीक होता है और व्यवस्थित होता है। इसको हम माप भी सकते हैं क्योंकि एक व्यवस्था के तहत सारी चीजें, जो भाव है वो व्यक्त किया जाता है, तो एक सटीक होता है, जो कहना चाहते हैं उसी पर ही केंद्र रख करके अपनी बात को कहा जाता है।
संरचना शब्द का सामान्य अर्थ और भाषा संदर्भ। संरचना शब्द संस्कृत के मूल सम धन रच से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यवस्थित ढंग से कुछ रचना, मतलब व्यवस्थित तरीके से किसी चीज की रचना करना। तो यहाँ पर जो रचना की बात हो रही है वो वाक्य रचना के संदर्भ में बात कही जा रही है, या अनुच्छेद में जो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन रचनाओं की यहाँ पर बात हो रही है। भाषा के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ होता है शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का ऐसा क्रम जिससे स्पष्ट, शुद्ध और अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति संभव हो सके। अतः शब्दों का, वाक्यांशों का और वाक्यों का जो वाक्य में प्रयोग होते हैं वो वाक्यांश कहलाते हैं। तो उनका इस प्रकार का क्रम जिससे जो अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो, शुद्ध हो, मतलब शब्द जो लिखे जाए वो भी शुद्ध हो और अर्थपूर्ण हो, क्योंकि अर्थ की प्रतीति होना ये पहली आवश्यकता होती है। भाषा की सबसे बुनियादी विशेषता होती है उसका व्याकरणिक अनुशासन, व्याकरण को समझना। जैसे किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म का स्थान, मतलब कोई भी वाक्य है तो उसमें कर्ता का स्थान कहाँ होगा, कर्म का स्थान कहाँ होगा और क्रिया का स्थान कहाँ होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि राम आम खाता है, ये स्पष्ट शब्द है और वाक्य है और इससे अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। लेकिन अगर उसी के स्थान पर ये कहा जाए कि आम राम खाता है, तो इससे जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। अर्थात शब्द वही रखे गए हैं, जो शब्द पूर्व के वाक्य में थे वही शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर भी वाक्य को रचना करी गई, संरचना करी गई, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य जहाँ पर राम आम खाता, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि राम जो है वो आम को खा रहा है, लेकिन आम राम खाता है ये इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आम एक फल का नाम है और राम एक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर जो अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। दोनों में शब्द पर संरचना बदलते ही कह सकते हैं कि अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। यही कारण है कि संरचना को भाषा की रीढ़ कहा जाता है। शिक्षण में संरचना का तात्पर्य उन आवृत्त और अर्थपूर्ण वाक्य विन्यासों से होता है जो विद्यार्थियों को धीरे धीरे आत्मसात कराए जाते हैं ताकि वह स्वतः प्रयोग में ला सकें। अर्थात अगर हम शिक्षण में संरचना की बात करें, भाषा के शिक्षण में संरचना की बात करें तो इस प्रकार से है, वाक्य विन्यासों का व्यवस्थित अभ्यास, जो वाक्य हैं उन विन्यासों का व्यवस्थित अभ्यास, जैसे कर्ता धन क्रिया धन कर्म, मतलब कर्ता सर्वप्रथम आएगा, फिर उसके बाद क्रिया शब्द लिखा जाएगा और तत्पश्चात कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक उचित संरचना का निर्माण होता है। संरचनात्मक उपागम का तात्पर्य, संरचनात्मक उपागम जिसको कि अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है, भाषा शिक्षण का एक ऐसा पद्धतिगत दृष्टिकोण है जिसमें भाषा को एक नियमित, क्रमबद्ध और पुनरावृत्त संरचना के रूप में देखा जाता है। यह उपागम भाषा को छोटे छोटे संरचनात्मक खंडों में विभाजित करता है, मतलब जो भी संरचना करी जा रही है वाक्यों की तो वो छोटे छोटे खंड में विभाजित करते हैं, छोटे छोटे अंश में बांट करके तब उसको एक साथ बताने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि वाक्य के ढांचे, काल, वाच्य, वचन, क्रियाएं आदि, और इन्हें सुनाकर, दिखाकर, दोहरवाकर अभ्यास कराया जाता है। मतलब इन सबको विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाता है और उनको शिक्षक सुनाता है, फिर दिखाता है। अगर कोई ऐसी वाक्य है जो कि उसके संदर्भ में हमारे पास कोई वस्तु है तो उसको दिखाया भी जाता है। साथ ही साथ उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो जो उन्होंने सुना है शिक्षक के द्वारा उसको वो दोहराते हैं और इस तरह से उसका अभ्यास कराया जाता है। संरचनात्मक उपागम मानता है कि भाषा सीखने की नहीं, सिखाने की वस्तु है। मतलब इस उपागम की मान्यता ये है कि भाषा स्वयं से बच्चा नहीं सीख सकता है, बल्कि उसको जब हम उचित संरचना के माध्यम से सिखाते हैं तो वो सिखाने की एक वस्तु है और इसे नियोजित अभ्यास से आत्मसात किया जा सकता है। इसमें त्रुटि की संभावना कम होती है क्योंकि भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से शिक्षक द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होता है। संरचनात्मक उपागम की परिभाषाएं मेनन और पेटल के अनुसार है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज द टेक्निक ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज बाय स्टार्टिंग with the simplest sentence
structures and gradually advancing to complex ones through pattern practice। अर्थात ये कह सकते हैं कि उपागम भाषा को सरल से जटिल वाक्य संरचनाओं तक अभ्यास के माध्यम से सिखाता है। मतलब जो मेनन और पेटल ने अपनी परिभाषा में संरचनात्मक उपागम के बारे में जो कहा है कि सर्वप्रथम भाषा के सरल से सरल वाक्यों से संरचना शुरू करी जाती है, फिर धीरे धीरे कठिन से कठिनतर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संरचनात्मक, इसी को फिर से कि संरचनात्मक आयाम इस विश्वास पर आधारित है कि द्वितीय भाषा के वाक्यों की संरचना पर स्वामित्व करना है। शब्द भंडार को अर्जित करने की अपेक्षा वाक्य संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब शब्द भंडार की अगर उद्देश्य ये बनाया जाए कि शब्द के भंडार में वृद्धि करना है, तो उसकी अपेक्षा जो वाक्य संरचना है वो अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी भी छोटे छोटे वाक्यों से हम जटिल से जटिल वाक्यों की ओर बढ़ें। NCERT 2005 के अनुसार जो संरचनात्मक उपागम पर उन्होंने कहा है कि in structural approach, language is presented and practiced in a fixed order of structures to ensure mastery before communication। अर्थात इसमें पहले संरचना पर नियंत्रण विकसित किया जाता है, फिर संप्रेषण आता है। मतलब सर्वप्रथम पहले जो भी भाषा के जो बिंदु हैं या जो वाक्य संरचना करी जा रही है, जो बोला जा रहा है वक्ता के द्वारा, तो उसकी कैसी संरचना होगी, इस पर नियंत्रण किया जाता है, इस पर विकास किया जाता है कि कैसे हम नियंत्रण कर पाएंगे, और फिर उसके बाद संप्रेषण किया जाता है। अन्य परिभाषा है CS भंडारी जी के अनुसार संरचनात्मक उपागम का उपयोग द्वितीय भाषा शिक्षण के वाक्यों में शब्दों की विशेष क्रम में व्यवस्था जिसका छात्र उपयोग करते हैं, इन्हें स्वामित्व संरचना भी कहते हैं। अब बात करते हैं संरचनात्मक उपागम की क्या विशेषताएं हैं। तो भाषा को संरचनात्मक इकाइयों में विभाजित करता है। जो ये उपागम है, तो इसकी विशेषता है कि जो भी भाषा है उसको संरचनात्मक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। जैसे राम आम खाता है, सीता स्कूल जाती है। तो संरचना इसकी क्या बन रही है? कर्ता, कर्म और क्रिया। अनुकरण और पुनरावृत्ति पर भी बल देता है ये। विद्यार्थियों को संरचना सुनाकर, दोहरवाकर, अभ्यास कराकर आत्मसात कराया जाता है। सरल से जटिल की ओर शिक्षण अनुक्रम, मतलब सरल वाक्यों से सरल संरचना से जटिल संरचना की ओर बढ़ा जाता है। तो पहले वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्य काल से संबंधित संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। और इसी प्रकार से कि सरल वाक्य फिर संयुक्त वाक्य, मतलब पहले छोटे छोटे से ऐसे वाक्यों की संरचना करना जो अपने में पूर्ण होते हैं, और उसके पश्चात फिर ऐसे वाक्यों की संरचना करना जो एक वाक्य से दूसरा वाक्य संबंधित होता है। मतलब वो संयुक्त वाक्य की एक वाक्य बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो वो अर्थ अपने में स्पष्ट नहीं करेगा जब तक कि उससे संबंधित दूसरा वाक्य न पढ़ा जाए। नियंत्रित अधिगम वातावरण, शिक्षक पूर्व निर्धारित संरचनाओं को क्रमशः प्रस्तुत करता है। व्यवस्थित पाठ योजना की आवश्यकता, हर पाठ के लिए पूर्व निर्धारित संरचनात्मक लक्ष्य भी तय होते हैं। शुद्धता प्राथमिक और संप्रेषण द्वितीय, मतलब जो शुद्धता है वाक्य की संरचना में, जो शुद्धता की बात हुई, ये प्राथमिक उसकी विशेषता होती है। और संप्रेषण, जो संप्रेषित करना है वाक्यों को के माध्यम से जो हमें संप्रेषण स्थापित करना है, वो द्वितीय विशेषता होती है। मतलब पहले सही ढांचे का निर्माण करना, फिर संवाद करना, यानी पहले फॉर्म फिर फंक्शंस। कुछ अन्य विशेषताएं भी संरचनात्मक उपागम की हैं, जो इस प्रकार से हैं कि वाक्य में शब्दों की सार्थक क्रम में व्यवस्था को संरचना कहते हैं। संरचना संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण होती है। संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ की दृष्टि से करते हैं। मतलब जो शब्दों के क्रम की व्यवस्था की जा रही है वो इस प्रकार से की जाती है कि अर्थ अपने आप में स्पष्ट हो सके। अगर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो शब्दों की जो शब्दों का जो स्थान में रखा जा रहा है वो शायद उतना उपयुक्त नहीं होगा। तो अर्थ की दृष्टि को ध्यान में रखा जाता है, अर्थ की स्पष्टता को ध्यान में रखा जाता है। वाक्य में शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। नई शब्दावली सीखने की अपेक्षा संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अपनी होती है अथवा अन्य भाषाओं से भिन्न प्रकार की होती है।
संरचना में व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है। संरचना व्याकरण से मुक्त होती है, अर्थात संरचना भाषा की पाठ्य सामग्री का पक्ष माना जाता है। रूपांतरण व्याकरण संरचना की देन है, मतलब रूपांतर व्याकरण जो है वो संरचना की देन है। वाक्य में शब्दों के क्रम व्यवस्था को संरचना कहते हैं। शब्दों के क्रम को वाक्य में बदलने से अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। संरचना बड़े प्रारूप का खंड भी होती है। संरचनाएं भाषा का सशक्त यंत्र होती हैं। वाक्यों का स्वरूप व्याकरण पर आधारित होता है। संरचनाओं का रूप अर्थ पर निर्भर करता है, मतलब जो संरचनाओं का रूप है वो अर्थ पर निर्भर करता है। संरचना में शब्दों का क्रम महत्वपूर्ण होता है और इसमें शब्दों को अधिक महत्व दिया जाता है। संरचना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भी होती है, परंतु संप्रेषण पूर्ण होता है। वाक्य संरचना के 4 रूप जो कि इस प्रकार से हैं: वाक्य प्रारूप, संक्षिप्त वाचन, कहावतें तथा शब्द सूत्र रूप में होते हैं। अंतिम 3 रूप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते, पर संप्रेषण पूर्ण होता है। मतलब अगर संक्षिप्त वाचन की बात करें, कहावत की बात करें, शब्द रूप की बात करें, तो ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, लेकिन संप्रेषण अगर हम इनके माध्यम से करते हैं तो वो पूर्ण होता है। फिर संरचनाएं व्याकरण से मुक्त होती हैं। अब बात करते हैं कि संरचनात्मक आयाम या उपागम के क्या उद्देश्य हैं। संरचनाओं के स्तरीकरण के आधार पर पुनरावृत्ति और सामूहिक अभ्यास करना, मतलब जो स्तरीकरण चल रहा है या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है उस पर सामूहिक अभ्यास कराना एक उद्देश्य होता है। छात्रों में संरचनाओं के स्वामित्व का विकास करना, मतलब जो हमारे विद्यार्थी हैं वो संरचना शुद्ध रूप से संरचना कर सकें, अर्थपूर्ण संरचना कर सकें, इस पर उनकी मास्टरी कराना, उस पर उनका स्वामित्व स्थापित कराना। छात्रों में व्याकरण एवं रचनाओं के पठन के पाठों की सहायता से संबंध स्थापित करना, मतलब व्याकरण एवं रचनाओं का जो पठन हो रहा है उसके माध्यम से संबंध स्थापित करना। भाषा के कौशल जैसे बोलने, पढ़ने, लिखने, सुनने, इन सब के कौशल का भी विकास करना। मौखिक वाचन पर विशेष बल देना, जिसमें व्याकरण के नियमों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि मौखिक वाचन व्याकरण से मुक्त होता है। छात्रों में वाक्य के अर्थ एवं प्रारूप का बोध करना, मतलब छात्र वाक्य के अर्थ को समझ सके, उसका वो वाक्य प्रारूप कैसे है उसको समझ सके, इसका बोध कराना। और साथ ही साथ वाक्यों में शब्दों के समुचित क्रम को समझना, जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, कर्ता, क्रिया, कर्म, तो इनका समुचित जो स्थान है उसको समझना। संरचना आधारित भाषा शिक्षण, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। संरचनात्मक उपागम का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हुआ, जब भाषा शिक्षण में एक नए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता अनुभव की गई। ये उपागम विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और यूरोप में लोकप्रिय हुआ, जब सैनिकों को जल्दी और प्रभावी ढंग से विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित करना आवश्यक था। इस आवश्यकता ने ऑडियो लिंगुअल मेथड और साथ ही संरचनात्मक उपागम को जन्म दिया। अर्थात स्पष्ट है कि इसका विकास जो है वो 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दशक था उसमें किया गया है, और एक नए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता के साथ इसका उदय हुआ है। और कह सकते हैं कि इस आवश्यकता ने ऑडियो लिंगुअल मेथड को भी जन्म दिया, साथ ही साथ संरचनात्मक उपागम को भी जन्म दिया। ये उपागम उस समय की व्यवहार, मतलब जो 20वीं सदी का प्रारंभिक दशक था, तो उस समय जो व्यवहारवाद की बात कही जा रही थी और संरचनात्मक भाषा विज्ञान जो था उससे ये प्रभावित था, मतलब व्यवहारवाद से और जो संरचनात्मक भाषा विज्ञान था उससे संरचनात्मक उपागम प्रभावित हुआ। जहां ये माना जाता था कि अधिगम अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति से होता है। जो भी हम सीखते हैं, भाषा को अगर हम सीखते हैं तो वो हम किस प्रकार से अनुकरण करते हैं कि कोई बच्चा, कोई बड़ा व्यक्ति भाषा को बोल रहा है, हिंदी भाषा को बोल रहा है, और उसका हम सुन रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, फिर उसका अभ्यास कर रहे हैं और उसकी लगातार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भारत में यह दृष्टिकोण एनसीईआरटी और एसईआरटी पाठ्यक्रमों में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की आधारशिला बना।
संरचना की इकाइयां क्या होती हैं? संरचनात्मक उपागम भाषा को रूपात्मक इकाइयों में बांटकर सिखाता है। मतलब फॉर्म बेस्ड यूनिट में जो रूपात्मक रूप बनते हैं उसमें बांट करके सिखाने की बात करता है। इन इकाइयों को भाषा की मूल संरचनाएं कहा जाता है, जैसे वाक्य, पदबंध और वाक्यांश। मतलब जो इकाइयां हैं उनको 3 नाम दिए गए हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, वाक्य, पदबंध और वाक्यांश। प्रत्येक इकाई को एक विशिष्ट ढांचे में बार बार प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को उसका प्रयोग सिखाया जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि वाक्य सबसे बुनियादी और पूर्ण संरचना है। जो वाक्य है वो सबसे पहली और पूर्ण संरचना है। जैसे राम पढ़ता है, अपने आप में ये वाक्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पदबंध, वाक्य के भीतर क्रियात्मक या विचारात्मक समूह, वाक्य जो बनाया गया उसके भीतर क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, वो जैसे वो लड़का आया, मतलब वो लड़का आया, आने के बाद उसने क्या किया, वो कौन, नाम उसका क्या है, ये कहीं ना कहीं विचार मतलब बता रहा है कि हम उस पर विचार करें। वाक्यांश, शब्दों का समूह जो पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मतलब शब्दों का एक समूह तो है लेकिन वो पूर्ण वाक्य नहीं है क्योंकि उससे अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे सुबह सुबह या प्रातः प्रातः, है ना। तो पेड़ के नीचे, ये शब्दों का एक समूह बनाया गया है कि 2 शब्द मिलकर बन रहा है, 3 शब्द मिले हैं, लेकिन इनसे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है और इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य नहीं है और इसी कारण से इससे अर्थ की स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। इन इकाइयों का शिक्षण इस प्रकार किया जाता है कि विद्यार्थी पहले ढांचा पहचाने, फिर दोहराएं और अंततः नए शब्दों के साथ प्रयोग कर सकें। अब बात करते हैं संरचनाओं के प्रकार की। तो पहला प्रकार है वाक्य प्रारूप। वाक्य प्रारूप से तात्पर्य शब्दों का क्रम जो एक प्रतिरूप होता है और जिसके अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए वाक्य का प्रारूप भी वाक्य का प्रतिमान होता है, जिसका आकार समान होता है परंतु विभिन्न शब्दों से बना होता है। जैसे देख सकते हैं कि घड़ी में 6 बजे हैं, घड़ी में 10 बजे हैं, घड़ी में 12 बजे हैं। इस प्रकार के अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर घड़ी वही शब्द है, 6 वही शब्द है और बजे भी शब्द एक ही है, लेकिन थोड़ा सा हर वाक्य में अंतर है और उसका अर्थ भी अलग निकल रहा है। प्रत्येक शब्द का स्थान निश्चित है और शब्दों का स्थान बदलने पर अर्थ बदल जाता है। शब्द घड़ी रहते हैं, शब्द वही रहते हैं। जैसे गोपाल ने पुस्तक राम को दी, राम ने पुस्तक गोपाल को दी। इन वाक्यों में एक से शब्द हैं परंतु क्रम बदलने से अर्थ बदल गया। ये अर्थ बदलने का कारण व्याकरण की दृष्टि से कर्ता और कर्म में परिवर्तन हुआ है। वाक्य से शब्दों की भूमिका बदल जाती है। तो वाक्य क्या क्या प्रारूप है इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो वाक्य में शब्द वही रहते हैं और उनका स्थान परिवर्तन करने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। संक्षिप्त वाचन प्रारूप, वाक्य में शब्दों को एक साथ समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं जो किसी विचार को प्रकट करता है परंतु वाक्य नहीं होते। जैसे आग बबूला, काला अक्षर और चंद्रमुख। दूसरा कहावत का प्रारूप, कहावतों में वाक्य पूर्ण नहीं होते हैं परंतु इनके प्रयोग से संप्रेषण पूर्ण होता है। जैसे समझदार को इशारा काफी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये कहावतें हैं और अपने आप में पूर्ण है, इनसे स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या अर्थ निकल रहा है। समझदार को, कि अगर जो कोई समझदार व्यक्ति है जिस संदर्भ में उससे हम बात कर रहे हैं, केवल इशारा करने से वो पूरे संदर्भ को समझ जाता है या पूरी घटना को वो समझ जाता है। इनमें व्याकरण के नियमों का अनुपालन नहीं होता है। शब्दों को सूत्र रूप में, कुछ शब्द विशिष्ट अवसरों पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्षमा कीजिए, प्रसन्न रहो, प्रणाम कैसे हैं। तो ये सूत्र रूप में शब्द बताए गए हैं लेकिन अपने आप में अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षमा कीजिए अर्थात जो भी कहा है, जो भी हमारे द्वारा कहा गया है, किया गया है, उसके संदर्भ में बात हो रही है कि हमें क्षमा कर दिया जाए। या प्रसन्न रहिए कि समाज में रहते हुए, अपने कार्य को करते हुए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो इस प्रकार से सूत्र रूप में है लेकिन जो भी शब्दों का प्रयोग होकर के छोटे छोटे बनाए गए हैं, वाक्य संरचना करी गई है और अपने आप में ये अर्थ को भी स्पष्ट कर रहे हैं। भाषा शिक्षण में अनुक्रम और आवृत्ति का महत्व।
संरचनात्मक उपागम का सबसे बड़ा बल अनुक्रम और आवृत्ति पर होता है। इस उपागम में यह मान्यता है कि यदि भाषा की संरचनाएं एक सुनियोजित क्रम में और नियमित अभ्यास के साथ सिखाई जाएं, तो विद्यार्थी उन्हें अधिक गहराई से समझते हैं और स्वतः प्रयोग में भी लाते हैं। अर्थात अनुक्रम से तात्पर्य है, एक सीक्वेंस की बात हो रही है, क्रमबद्धता की बात हो रही है कि किस संरचना को पहले सिखाया जाए और किसको बाद में। उदाहरण के लिए पहले सरल वाक्य बताया जाए, फिर जटिल से जटिल वाक्यों की ओर बढ़ा जाए। अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और फिर भविष्य या संयुक्त वाक्यों की बात कही जा सकती है। आवृत्ति से तात्पर्य है कि किस संरचना का अभ्यास कितनी बार कराया जाए जिससे वह स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो सके। मतलब जो अभ्यास कराने की बात हो रही, तो वो कितने बार अभ्यास कराया जाए जिससे कि वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में दीर्घ काल के लिए स्थायी हो सके। ये दोनों ही सिद्धांत भाषा को मजबूत आधार देने में सहायक है। बिना अनुक्रम और पुनरावृत्ति के भाषा शिक्षण अव्यवस्थित और अधूरा रह जाता है। भाषा शिक्षण में अनुक्रम और आवृत्ति का महत्व। अनुक्रम जैसे सरल से जटिल की ओर, जैसे कर्ता और क्रिया। यहाँ पर राम दौड़ता है, कर्ता कर्म क्रिया, राम आम खाता है। संयुक्त वाक्य इसका, राम आम खाता है और पानी पीता है। तो इस प्रकार से सरल से जटिल की ओर जब हम बच्चों को संरचना करना सिखाते हैं अपने विद्यार्थियों को, तो सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं कि कर्ता क्रिया, राम दौड़ता है, यहाँ पर केवल कर्ता और क्रिया की बात हो रही है। फिर राम आम खाता है, यहाँ पर एक कर्म भी हो रहा है, खाना एक कर्म हो रहा है। संयुक्त वाक्य कि राम आम खाता है और पानी पीता है। आवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए कि एक ही संरचना को विभिन्न शब्दों के साथ दोहराना। अभ्यास मौखिक, लिखित, चित्र आधारित, मतलब मौखिक अभ्यास करवाना, लिखित अभ्यास करवाना, चित्र सामने प्रस्तुत करके उसके संबंध में संरचना का निर्माण करवाना और उस पर आधारित अभ्यास काम करवाते रहना, उसको दोहराते रहना। प्रत्येक संरचना को कम से कम 4-5 बार विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कराना। संरचनाओं के चयन हेतु नियम। पहला नियम है उपयोगिता। संरचनाओं का प्रारूप शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी हो। वे संरचनाएं जिनका उपयोग बोलने, पढ़ने और लिखने में अधिक उपयोगी हो, उन्हीं संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम है सरलता। सरलता संरचना के अर्थ पर निर्भर होती है। संरचना की सरलता का आधार अर्थ एवं प्रारूप दोनों ही होते हैं। कुछ संरचनाएं अर्थ एवं प्रारूप दृष्टि से कठिन होती हैं, इनका उपयोग कम करना चाहिए। जैसे यदि तुम तेज भागते तो विद्यालय समय पर पहुंच जाते हैं। शिक्षण योग्यता। ऐसी संरचनाओं का चयन करना चाहिए जिन्हें कक्षा में सुगमता से पढ़ाया जा सके या प्रदर्शित किया जा सके। सरल संरचनाओं को आरंभ में पढ़ाना चाहिए और कठिन संरचनाओं को अंत में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जैसे मोहन पढ़ रहा है, ये संरचना पढ़ाने में सरल है। मोहन प्रातः काल से पढ़ रहा है, अपेक्षाकृत ये कठिन संरचना है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। उत्पादकता। ऐसी संरचनाओं का चयन करना चाहिए जो आगे आने वाली संरचनाओं को समझने तथा सीखने में सहायक हो। वाक्य के प्रारूप की संरचना एक आदर्श के रूप में होनी चाहिए, जिससे अनेक वाक्यों की रचना की जा सके। जैसे राघव पढ़ता है, राघव खाता है, राघव गाता है। संरचनाओं का स्तरीकरण। शिक्षक F.G. फ्रेंच ने संरचनाओं के स्तरीकरण की बात कही है। पहला है इनका सरल 2 खंड प्रारूप, मतलब जहां पर केवल 2 खंड की बात हो रही उस पर उन्होंने बात कही है। उदाहरण है, वो सोया, उसने गाया, वह हंसा, वह चला गया। सरल 3 खंड प्रारूप, वह सो रहा, वह गा रहा है, यह पुस्तक है। सरल 4 खंड प्रारूप, प्रमोद ने या मुझे एक पुस्तक दी, शिक्षक के उसे बाहर जाने को कहा। प्रश्न प्रारूप क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? आदेश आग्रह प्रारूप, तुम सभी बैठ जाओ, आप पधारिए। ये इस प्रकार से F.G. फ्रेंच जी ने कुछ प्रारूप की बात कही हुई है कि जहाँ पर 2 खंड जो कि सरल होता है, फिर 3 खंड की बात होती है, फिर 4 खंड की बात होती है। प्रश्न प्रारूप और आदेश की प्रारूप की भी बात कर रहे हैं। संरचनाओं का जब हम स्तरीकरण करते हैं तो क्या विधियां हैं? पहली उपादेयता,
संरचनाओं का स्तरीकरण उनकी उपादेयता की दृष्टि से करना चाहिए, जिनका उपयोग भिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। शिक्षण योग्य संरचनाओं को स्तरीकरण चढ़ाव क्रम में करना चाहिए, जिससे पढ़ाई गई संरचनाओं का उपयोग शिक्षक कठिन संरचनाओं को पढ़ाने में कर सके। अन्य संरचनाओं के शिक्षण में प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। कठिनाई स्तर संरचनाओं का स्तरीकरण उनकी कठिनाइयों के अनुसार भी करना चाहिए। सरल संरचनाओं को पहले पढ़ाना चाहिए और सबसे कठिन जो संरचनाएं होती हैं उनको अंत में पढ़ाया जाए। अधिक जटिल संरचनाओं को भी अंत में पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से 3 प्रविधियां बताई गई हैं स्तरीकरण की: उपादेयता, शिक्षण योग और कठिनाई स्तर। संरचनात्मक अभ्यास विधियां। संरचनात्मक उपागम का मुख्य आधार है नियंत्रित, क्रमबद्ध और नियमित अभ्यास। इसे कक्षा में लागू करने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थित अभ्यास विधियों की आवश्यकता विकसित की गई हैं, जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी बिना व्याकरणिक नियमों के भारी बोझ के वाक्य संरचनाओं को स्वाभाविक ढंग से प्रयोग कर सके। मतलब व्याकरण के नियमों का वहां पर प्रयोग नहीं करना है, उसके बिना वो वाक्य संरचनाओं का स्वाभाविक रूप से प्रयोग कर सकें। इन विधियों में विद्यार्थियों को एक निर्धारित संरचना में शब्द या वाक्यांश बदलकर या नवीन वाक्य रचकर भाषा प्रयोग करना सिखाया जाता है। बार बार अभ्यास से ढांचे स्मृति में अंकित हो जाते हैं और भाषा प्रयोग सहज बन जाता है। तो इस प्रकार से कुछ विधियों की, व्यवस्थित अभ्यास विधियों की बात कही जा रही है कि किस प्रकार से व्याकरण के बिना एक उचित वाक्य संरचना का निर्माण हो और स्वाभाविक ढंग से उसका व्यवहार में प्रयोग किया जाए। संरचनात्मक जो अभ्यास विधियां हैं वो उस पर यहाँ पर बात हो रही है कि अभ्यास विधि, विवरण और उदाहरण। पहली अभ्यास विधि पैटर्न अभ्यास है और इसके लिए जो विवरण की बात हो रही है वो एक निर्धारित वाक्य संरचना को विभिन्न शब्दों के साथ दोहराना। एक निर्धारित वाक्य संरचना है, उसके लिए जो विभिन्न शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसके साथ उसको दोहराना। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि शिक्षक कहता है मैं पढ़ता हूँ, तो विद्यार्थी कहता है कि मैं खेलता हूँ। तो उसी तरह से कि मैं शब्द का प्रयोग हुआ, हूं का हुआ, लेकिन जो क्रिया हो रही है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। तो ये पैटर्न अभ्यास की बात कही जा रही है कि उसी पैटर्न पर, उसी प्रारूप में काम किया जाता है। रूपांतरण अभ्यास, इसका जो विवरण है कि वाक्य के रूप को बदलना, जो वाक्य बनाया जा रहा है उसका रूप परिवर्तित कर देना। इसका उदाहरण है कि राम पढ़ता है और नकारात्मक वाक्य कर दिया गया कि राम नहीं पढ़ता है। तो वाक्य शब्द वही है, केवल एक शब्द उसमें नवीन जोड़ा गया है, नहीं, और वाक्य का रूप परिवर्तित हो गया। तो रूपांतरण अभ्यास भी करवाने से बच्चों में संरचना करने का विकास होता है। फिर है विस्तारण अभ्यास कराना। इसके लिए जो विवरण करा है कि मूल वाक्य में नए शब्द या वाक्यांश जोड़कर वाक्य को विस्तृत करना। जो मूल वाक्य है उसमें कुछ नए शब्द जोड़ देते हैं या वाक्यांश जोड़ देने से वाक्य हमारा विस्तृत हो जाता है। मूल वाक्य राम खेलता है और फिर इसी में अगर जोड़ दिया कि पार्क, तो राम पार्क में खेलता है। तो विस्तारण, उसको विस्तारित करके बताना। फिर है स्थानापन्न या प्रतिस्थापन अभ्यास। इसके लिए कि वाक्य के किसी शब्द या वाक्यांश को बदलकर वही ढांचा बनाए रखना। मतलब वाक्य के किसी भी शब्द को या वाक्यांश को बदल दिया जाएगा और ढांचा वही रहेगा। उदाहरण, शिक्षक कहता है कि राम दौड़ता है, स्थानापन्न सीता कहती है कि सीता दौड़ती है। रूपांतरण अभ्यास, वाक्य के रूप को बदलना। वाक्य के रूप को बदलना, राम पढ़ता है और नकारात्मक राम नहीं पढ़ता है। अतः निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक उपागम भाषा शिक्षण में शुद्धता, स्पष्टता और अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करता है। इस उपागम के माध्यम से भाषा को छोटे छोटे नियंत्रित संरचनाओं के माध्यम से सिखाया जाता है, जिससे विद्यार्थी क्रमशः भाषा का सही प्रयोग करना सीखते हैं। विशेषतः प्राथमिक और द्वितीय भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये उपागम विद्यार्थियों को व्याकरणिक ढांचे, वाक्य संरचना और सही प्रयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है, जो कि इस उपागम के अर्थ एवं परिभाषाओं से स्पष्ट है। इस उपागम की विशेषताएं: संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था, वाक्य
में शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ बदलना आदि को समझकर छात्र इस उपागम को समझे। यह उपागम हमें यह सिखाता है कि भाषा का सही प्रयोग तभी संभव है जब विद्यार्थी भाषा के स्तोत्रात्मक स्वरूप को पहले पहचाने, समझे और उसका अभ्यास करें, और अभ्यास में अभ्यास की विभिन्न विधियों का भी अनुगमन करें। अतः संरचनात्मक उपागम भाषा शिक्षण को एक सुनियोजित, मापनीय और प्रभावी प्रक्रिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि उसे रचनात्मक और संवादात्मकता के साथ संतुलित किया जाए। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में जो संरचनात्मक उपागम है उस पर बात कही गई। संरचना किसे कहते हैं और संरचनात्मक उपागम किसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने स्पष्ट किया है। संरचनाओं के प्रकार किस प्रकार से होते हैं कि वाक्य, पदबंध और जो वाक्यांश होते हैं ये एक प्रमुख वाक्य संरचना का निर्माण करने के लिए इकाइयां, एक जरूरी इकाइयां हैं कि कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सबको अगर हम उचित स्थान पर रखते हैं तो एक वाक्य अर्थपूर्ण होता है, लेकिन जैसे ही स्थान परिवर्तित हो जाता है तो हमारा अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ कुछ अभ्यास विधियां हैं जिस पर हम लोगों ने बात करी कि किस प्रकार से हम कक्षा में, क्योंकि ये बताना, शिक्षण करना और उसके साथ साथ बच्चे इसको समझे, हमारे विद्यार्थी समझे और उसका प्रतिदिन अभ्यास करें अपने व्यवहारिक जीवन में, ये बहुत ही संरचनात्मक उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में इन सभी मूल बिंदुओं पर बातचीत की गई, विस्तार से इसको बताया गया है। धन्यवाद।